आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज 31 अक्टूबर है और आज का ये तारीख बहुत ही अहम मायने रखता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आज से 38 साल पहले इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री का हत्या हुआ, जिससे भारत में राजनीतिक भूचाल देखने को मिला और ये भूचाल अगले कई दशक तक इसका छाप छोड़ा भारतीय राजनीति में। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस घटना का क्रमबद्ध सिलसिलेवार जो घटना घटा। इसके पीछे 3 बातों को समझना पड़ेगा। एक, ऑपरेशन ब्लू स्टार। दूसरा, इंदिरा गांधी के उस वक्त का चुनावी दौर। तीसरा, हत्याकांड के बाद जो घटना पूरे विश्व में और देश में उसका असर जो दिखा। तो इसकी शुरुआत होती है 1984 में, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। तो उसके बाद इस बात का अंदेशा था कि जो सिख सेंटिमेंट हर्ट हुई हैं उसको लेकर के आगे जाकर के शायद भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर इसका हमला हो सकता है। ऐसे इतिहास में बहुत सारे घटना देखने को मिले हैं। तो इसको लेकर के भारत के जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं उन्होंने इस बात का चेतावनी पहले ही दे दिया, लेकिन उस वक्त चुनावी दौर चल रहा था। इंदिरा गांधी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपने चुनाव के प्रचार में, रैली में अपने आप को ज़्यादा शामिल और बढ़ चढ़ कर उसमें मेहनत करके वो चाह रही थी कि दोबारा वो सत्ता पे वापस आए। उसके लिए शायद इन बातों को नज़रअंदाज करना ही उनके पास एक मौका था। तो उसको लेकर के सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल नहीं उतना फॉलो करते हुए उन्होंने उड़ीसा का दौरा, विभिन्न जगहों का दौरा किया। तो 31 अक्टूबर से कुछ घंटे पहले वो उड़ीसा के दौरा ख़त्म करके वापस दिल्ली आई थी और उस वक्त उनका ये प्लान था कि अगले दिन ब्रिटिश पत्रकार को उनको इंटरव्यू देना है। तो उस इंटरव्यू का टाइम फिक्स हुआ था अगले दिन 31 अक्टूबर, मतलब ये 29 को वो वापस आकर के 30 को वापस आकर के और 31 का ये डेट फिक्स था कि उनको इंटरव्यू देना है। तो सुबह 9:30 बजे का मीटिंग था। तो सुबह वो उठती हैं, योगा एक्सरसाइज करने के बाद वो फ्रेश होकर के 9:25 में अपने एक सफदरजंग रोड बंगले, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास उस वक्त था, तो वहाँ से वो निकल करके 1 अकबर रोड की तरफ वो चलती हैं जहाँ पे मीटिंग होने वाला था। और इनके बीच का, ये दोनों बंगले के बीच के दरमियान फासला कुछ 1 या 2 गेट के ही अंतराल का रहा है। तो अपने एक सफदरजंग रोड से निकलकर 1 अकबर रोड के बंगले में इंटरव्यू देने के लिए 9:25 पर वो निकलती हैं और चंद 2-3 मिनट के बाद वो जब मुख्य द्वार पे पहुंचती है तो वहाँ पे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नामक 2 गार्ड थे। वो गार्ड तैनात थे, लेकिन उनके साथ, इंदिरा गांधी के साथ, उस समय के उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन और आईटीबीपी के उस वक्त के जवान उनके साथ वो मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे ही वो गेट के नज़दीक पहुंचती हैं तो सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नामक 2 गार्ड जो 10 साल से विश्वसनीय इंदिरा गांधी के थे, उन्होंने अपने स्टेन गन और .38 बोर पिस्टल से उन्होंने फायर करना शुरू किया। कहते हैं कि बेअंत सिंह ने पहला 3 राउंड फायर किया अपने पिस्टल से और उसके बाद जो सतवंत सिंह है वो अपने स्टेन गन से 27 राउंड फायर किया। तो करीबन 30 गोली चली और उसके बाद वो वहीं पे लॉन की घास में वो गिर गई। इसको देख के आईटीबीपी के जवान तुरंत एक्शन पे आए और गार्ड को पता था दोनों को कि शायद उसके ऊपर अब हमला हो सकता है, शायद इनकाउंटर ही उस वक्त ऑन द स्पॉट हो। तो इसको लेकर के उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद उनको गार्ड हाउस में लेकर के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस वक्त के लिए ले गया। लेकिन अब इंदिरा गांधी का यहाँ पे हालत जिस तरीके का बना, उसको देखते हुए आनन फानन में एम्स के लिए उनको तैयार किया गया कि एम्स ले जाया जाए। तो ये घटना 9:28 में हुआ और 9:30 में उनको इंटरव्यू शुरू करना था। तो 9:28 पे ही ये घटना घटा और तुरंत अगले चंद मिनटों में सफदरजंग से एम्स का सफ़र इंदिरा गांधी का शुरू होता है, जहाँ पे पहले ही डॉक्टर के पैनल मौजूद थे। तो वहाँ पर इस बात को ज़्यादा प्रकाश में पब्लिकली ना ला करके इस बात को गुप्त रखा गया कि जब तक अगला डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो मीडिया में।
डॉक्टरों ने 9 बजे से लेकर के अगले 3 घंटे तक मशक्क़त की, लेकिन 1:45 में उन्होंने अपने हाथ को खड़ा कर दिया और आधिकारिक रूप से उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है, राजीव गांधी उस समय बंगाल के रैली के दौरा कर कर वापस तुरंत लौटे। जैसे ही उन्हें इस बात का खबर मिला, राजीव गांधी के पहुंचने के बाद धीरे धीरे दिल्ली का ये माहौल बिगड़ना शुरू हुआ और उस वक्त भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह भी मौजूद नहीं थे भारत में। लेकिन वो भी जब वापस आए तो कहते हैं कि उनके वापस आने के बाद जो घटना घटा, उसी से अंदाज़ा लगाया गया कि अगले आने वाले कुछ चंद दिनों में दिल्ली का माहौल क्या होगा। कहते हैं कि जब ज्ञानी जैल सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मृत शरीर को देखने के लिए गईं, तब उनके राष्ट्रपति के काफिले पर हमला हुआ और ये हमला इतना भयावह था कि उस समय आम जनता का सबसे बड़ा ये चिंता था कि अगर राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उस वक्त बाकी जो आम सिख हैं उनके साथ उस दंगा का असर क्या होगा अगले कुछ आने वाले दिनों में। इसके बाद फिर शाम 6 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में इस बात की पुष्टि की गई और पुष्टि करने के बाद इस बात का प्रमाण जो ऑफिशियल तरीके से जाहिर किया गया पूरे विश्व में कि भारत की प्रधानमंत्री का हत्याकांड निम्नलिखित रूप में हुआ है और उसके जो गुनहगार हैं उनको आगे कानूनी कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके बाद अगले 3 से 4 साल तक, इस घटना के 3 से 4 साल तक कार्रवाई चला। तो कहते हैं कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसी वक्त उन्होंने आईटीबीपी के जवान के साथ कहते हैं कि उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की। तो उसी वक्त उनमें से एक बेअंत सिंह का क्या इनकाउंटर जो आईटीबीपी के द्वारा किया गया और उसमें उनकी मौत हुई। लेकिन सतवंत सिंह एक जो कल्प्रिट बच गया, उसके ऊपर ट्रायल हुआ। बाद में पता चला कि केहर सिंह इसमें एक और बंदा शामिल है। तो सतवंत सिंह और केहर सिंह दोनों को इस ट्रायल में मेन एक्विट माना गया और 1989 6 जनवरी को उनको एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली के तिहाड़ जेल में। लेकिन उनके शव को बाद में बाहर दिया नहीं गया। इस बात का आकांक्षा था कि किसी तरीके से फिर दंगा भड़के नहीं। तो ये तो रहा एक हत्याकांड के पीछे का पूरा कहानी। लेकिन 31 अक्टूबर को जैसे ये घटना घटा, उसके अगले 3 दिन तक, 3 नवंबर तक दिल्ली में जिस तरीके का दंगा और दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों में जो दंगा फैला, वो आकलन उसका इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कुल उस वक्त सरकारी दस्तावेजों में तो 2700 के करीबन इसके आंकड़े हैं कि लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन अनआधिकारिक रूप में 5000 का इस बात का पुष्टि होता है कि लोगों का हत्या हुआ। और वो हत्याकांड भी इतना भयावह था कि दिल्ली में एक जगह विधवा कॉलोनी के नाम से ही आगे जाकर के नाम उसका पड़ा। तो ये एक ऐसा राजनीतिक भूचाल उस वक्त 1984 में आया जो अगले आने वाले कई दशक तक कांग्रेस के राजनीतिक वजूद को हिला कर रखा। और उसके बाद जो कांग्रेस की एक सिलसिलेवार तरीके से सत्ताधारी पार्टी के रूप में पहचान बनी थी, वह आने वाले चुनाव में उसका कहीं ना कहीं एक खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। क्योंकि कुछ वक्त के बाद जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ तो कांग्रेस के पास कोई एक फेस फिगर उस तरीके का था नहीं, और इसी के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक डिक्लाइन पोजीशन देखने को मिला। तो ये आज का ये कहानी यहीं तक रहा। अगले किसी दिन और कहानी में हम लोग बात करेंगे इसी तरीके के किसी अहम घटने को लेकर। तब तक अगर आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले दिन हम लोग मिलते हैं किसी और कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।